आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। रोज की तरह आ गया हूं दिन भर की खबरें झोले में भर के। तारीख है आज 25 फरवरी। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम दिन भर है। आधे घंटे के अंदर आपको हम देश दुनिया का हाल देते हैं, लेकिन साथ ही कुछ अहम मामलों पर थोड़ा सा ठहर कर बात भी करते हैं। तो आज किन मसलों पर बात करेंगे बताता हूं। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा कंट्रोल किए जाने की बात हो रही थी। आज गाइडलाइंस आ गई हैं, जो आपको पता चल भी गई होंगी, लेकिन हम तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक ये जो कहा जा रहा था कि कंट्रोल किए जाने से क्रिएटिविटी या एक्सप्रेशन पर असर पड़ेगा, वो आशंका कितनी ठोस है। फिर बीजेपी के सोनार बांग्ला मिशन को समझेंगे कि ये क्या है। इसके बाद एक कोर्ट केस की बात भी होगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल हिंट ये है कि किसी महिला के मायके वालों को यदि आप उसके परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो आप गलत हैं। और आखिर में गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, दिल्ली, कानपुर वालों के लिए एक ऐसी खबर है जो उन्हें सुननी चाहिए, क्योंकि यदि उस खबर को सुनकर भी सचेत ना हुए तो पछताएंगे। तो सबसे पहले हेडलाइन से शुरू करते हैं। श्रुतिका। भारत सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से अधिक, वहीं ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर हैं, जिसकी जवाबदेही तय करने की बात की गई है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर सेल्फ रेगुलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में शिकायत सुनवाई के लिए बॉडी बनेगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की एक अदालत ने मंजूरी दे दी है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े इस फैसले की कॉपी UK के होम ऑफिस में भेजी जाएगी। कुल 28 दिनों के भीतर नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स ने हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत की। नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों ओर की सेनाओं ने सभी समझौतों, युद्ध विराम का कड़ाई से पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा किया। पुडुचेरी में उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के मछुआरों के लिए मंत्रालय वाले बयान पर भी पलटवार किया। साल 2021 में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स राष्ट्रीय राजधानी में 900 के निशान को पार कर गया। इसके साथ ही दिल्ली का बवाना इलाका देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। कतर में प्रवासी मजदूरों की जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। कतर की शूरा काउंसिल ने नई सिफारिशें की हैं। सिफारिशों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान प्रवासी मजदूर नौकरी नहीं बदल सकेंगे। इसके अलावा कोई मजदूर अपने पूरे प्रवास के दौरान कितनी बार नौकरी बदल सकता है, इसे भी सीमित कर दिया गया है। और भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 145 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की टीम 81 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को जीत के लिए 49 रन बनाने होंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज का दिन नेटफ्लिक्स, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर सभी ने अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा। पहली बार भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इस मौके पर दो केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, IT मंत्री भी हैं। प्रकाश जावड़ेकर के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। इस दौरान कई अहम जानकारियां दोनों मंत्रियों ने साझा की। जैसे रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश में 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, YouTube 41 करोड़ लोग चला रहे हैं, इंस्टाग्राम के पास 21 करोड़ ग्राहक हैं, ट्विटर के पास 1.25 करोड़ हैं। तो इनके बारे में तरह तरह की शिकायतें उनकी मिनिस्ट्री को मिल रही थी। फेक न्यूज से लेकर महिलाओं के अपमान तक की बहुत सारी शिकायतें थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। तो एक बार मैं सुना देता हूं कि रविशंकर प्रसाद क्या बोले। कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is, you must publish a monthly compliance report
कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। इसके अलावा जावड़ेकर भी मौजूद थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में शिकायत की सुनवाई के लिए बॉडी बने। हम चाह रहे हैं कि एक शिकायतों के लिए जगह होनी चाहिए, उसकी सुनवाई पर जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पर देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफ़ी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये टीवी वाले खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम चाहते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स करें। तो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या ओटीटी, ये सच है कि इंटरनेट क्रांति के बाद इनका असर बढ़ा है। असर के साथ कुछ चैलेंजेस भी आए हैं जिनसे सरकार को निपटना है। मेरे साथ हमारे साथी हैं मुंजिर, उनसे समझते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में कि गाइडलाइंस क्या कह रही हैं और उनका असर क्या होगा। मुंजिर, सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करना चाहूँगा। अभी हाल में बीजेपी नेता और संघ में काफ़ी ऊंची जिम्मेदारी निभा चुके राम माधव ने कहा था कि सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि सरकार गिरा सकता है। तो क्या नई गाइडलाइंस उसकी इन ताकतों को कंट्रोल करेगी या फिर ये केवल नॉर्मली जो गलत उपयोग होता है उसे ही दूर करने पर फोकस रखने वाली हैं? देखिए, कोशिश तो पूरी है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कर लिया जाए, लेकिन दुनिया भर में कई सारे एग्जाम्पल ऐसे मिले हैं जहां सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट को रेगुलेशन करना मुश्किल है या फिर नामुमकिन ही साबित हुआ है। तो इस तरीके से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि इसके लिए कोई अलग से कानून वगैरह नहीं बनाया गया है। अगर गाइडलाइन का जो उल्लंघन करेगा, कोई भी सोशल मीडिया कंपनी जो है इस गाइडलाइन का उल्लंघन करती हुई पाई गई, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई किसी तरह के एक्शन की बात कही गई है, लेकिन कुछ चीजें बताई गई हैं जो कि एक हद तक उस पर लगाम लगा सकेगी, कंट्रोल कर सकेगी, जिसमें ये कहा गया है गाइडलाइन में कि सरकार या फिर कोर्ट ऑर्डर दोनों के कहे जाने के बाद 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया कंपनी को कंटेंट हटाने होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। फिर उसके बाद जो मैं मुख्य पॉइंटर्स बता दूं इसके, ये है कि कंटेंट कहाँ से शुरू हुआ है, उसका ओरिजिनेटर कौन है, ये बताना पड़ेगा सोशल मीडिया कंपनियों को, जो कि काफी फिशी लग रहा है ये अभी कि व्हाट्सएप या फिर दूसरी कंपनियां जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज करती हैं इसे मानेंगी कि नहीं। एक और चीज है इसमें यह है कि एक कांटेक्ट सेल बनाने की बात है कि सोशल मीडिया कंपनी 24/7 कोई ऐसा पर्सन असाइन करे जिससे लोग शिकायत कर पाएं और नोडल ऑफिसर तैनात करें। तो इस तरह की चीजें हैं जिससे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, लेकिन अभी सोशल मीडिया कंपनियों का रिएक्शन आना बाकी है क्योंकि उनकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है जिन्हें वो फॉलो करते हैं। तो अब सरकार की जो गाइडलाइन है उससे वो गाइडलाइन क्लैश कर रही है। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों के अलग हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे कंप्लाई करती हैं या फिर क्या उनका स्टेटमेंट आता है। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर क्या कहा जावड़ेकर ने? क्या कंटेंट मेकर्स जिस बात से डर रहे थे कि उनके एक्सप्रेशंस पर इसका असर पड़ेगा, ऐसा कुछ डर दिखा? ओटीटी कंटेंट को लेकर ऐसा है कि वहां प्रकाश जावड़ेकर ने ये चीज साफ कहा कि ओटीटी कंटेंट पर जो अभी वीडियोस या फिर जो भी कंटेंट आते हैं उसको लेकर के ऐसा है कि कोई सेंसर बोर्ड जैसी चीज नहीं है। जैसे टीवी के लिए सेंसर बोर्ड है या फिर फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है, लेकिन ओटीटी के लिए ऐसा कोई सेंसर बोर्ड जैसा नहीं है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि हम ऐसा सेंसर बोर्ड कोई बनाना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा सॉफ्ट होकर के उन्होंने बोला, ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया कि हर ओटीटी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको एक डिस्क्लेमर देना होगा कि जो भी एज लिमिट है वो क्लियर करना होगा, जो कि अभी भी करती हैं, इसमें कोई खास नया नहीं है। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन की बात जावड़ेकर ने कही है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई खास व्यक्ति की अध्यक्षता में इस शिकायत की सुनवाई बॉडी बने, ताकि इसके खिलाफ कोई शिकायत करे तो रिटायर्ड जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस पैनल में जिनके जिनके पास जाकर के इसकी शिकायत की जा सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो गलतियां करती हैं और उसके लिए माफी मांगती हैं, जो प्रसारण होता है, उसी तरह से फिर डिजिटल जो ओटीटी कंटेंट जाएंगे, उस उन्हें भी अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी और वो दिखाना होगा। अब जो सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड है वो कॉमन रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डिजिटल मीडिया पोर्टल को अफवाह या झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है, ये उन्होंने साफ कहा। और इसी तरीके से ओटीटी पर भी इन्होंने गाइडलाइन जारी की है। लेकिन ओटीटी पर जो डर था अभी, जो मेकर्स का डर था, उसे लेकर के अभी कुछ क्लियर कट नहीं है कि वो कितना हद तक उन्हें असर पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा ही लगता है कि ये सेल्फ रेगुलेशन वाला मामला है और एक तरह से बताया गया है कि आप इन गाइडलाइन को फॉलो करें, वरना आगे जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सिर्फ ये है कि माफीनामा की बात की गई है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कानून या फिर ऐसा तय नहीं कर दिया गया है जिससे कुछ उन्हें दिक्कत होगी। हालांकि अभी कुछ समय के बाद जब इसको लागू किया जाने लगेगा तो फिर असर दिखेगा। पॉलिटिकली आज खूब हलचल का दिन रहा। पीएम मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए निकले, गृह मंत्री अमित शाह असम में थे, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा बंगाल में थे। तो पहले तो प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी पहुंचे, यहाँ चुनाव होने हैं और अभी अभी कांग्रेस की सरकार गिरी भी है। उन्होंने वहां क्या कहा ये सुनाता हूं। फ्रेंड्स, द कांग्रेस लीव्स नो अपॉर्चुनिटी टू कॉल अदर्स एंटी डेमोक्रेटिक, बट they need to look at themselves in the mirror. They insult democracy in every possible way. In Puducherry, they have refused to hold panchayat polls. The Supreme Court has said the polls should be held. Yet, the Congress government in Puducherry did not. बंगाल में आज नड्डा पहुंचे, कोलकाता में थे, सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की उन्होंने। इस मिशन के तहत बीजेपी बंगाल के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी और चुनावी घोषणा पत्र उनसे बात करके बनाएगी। इसे वो संकल्प पत्र कहते हैं। जेपी नड्डा ने इस दौरान नारा भी दिया कि बीजेपी सरकार आने के बाद हम भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल बनाएंगे। बंगाल में फिर से बिजनेस को बढ़ावा मिले, ऐसा माहौल बनाना है। उधर सीएम ममता बनर्जी ने गले में महंगाई का पोस्टर टांगा और ई स्कूटी पर बैठकर सवारी करने निकल पड़ी। सबने उनका ये विरोध प्रदर्शन देखा। तो हमारे सहयोगी हैं केशवानंद दुबे, हमने उनसे बात की और सबसे पहले समझा कि सोनार बांग्ला मिशन क्या है। दरअसल बीजेपी अपने बंगाल चुनाव प्रचार अभियान को अंतिम चरण में ले जाने की ओर बढ़ रही है और प्रचार की दृष्टि से। और 3-4 महीने पहले जब अमित शाह ने पहला दौरा किया था तो उन्होंने उस वक्त एक स्लोगन दिया था बांकुड़ा में कि हम सोनार बांग्ला करके बनाएंगे और 5 साल के लिए टीएमसी की सरकार को हटाइए और हमें मौका दीजिए। और उसके बाद लगातार बीजेपी ने रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा और नई अन्याय जैसे कई कैंपेन शुरू किए। सब कैंपेन एक धीरे धीरे शुरू हुए और एक समय के अनुसार अपने जगह पे पहुंचे। लेकिन बीजेपी का सोनार बांग्ला जो कैंपेन है वो एक तरह से वो क्या बनाना चाहती है बंगाल को, वो क्या बंगाल में करना चाहती है, इसके आसपास अपनी चिंता के साथ लोगों की भावनाओं, लोगों के विचार विमर्श को शामिल करने की कोशिश है। और बंगाल को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, समझ रही है और सरकार बनती है तो कैसे चीजों को लागू करेगी, इस दिशा में इस कैंपेन को ले जाया जा रहा है। इसमें जैसा कि आज बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बताया कि 2 करोड़ लोगों से इसके माध्यम से बीजेपी बंगाल में जुड़ने की कोशिश करेगी, बातचीत करेगी। और इसके लिए बीजेपी वहां बंगाल में 30,000 सजेशन बॉक्स लगाने की सोच रही है। और 294 सीट्स हैं बंगाल विधानसभा में और लगभग हर सीट पे 100 बॉक्स रहेंगे। डोर टू डोर कैंपेन की भी नड्डा जी ने बात की है। और 3 मार्च से 20 मार्च तक बीजेपी अपना एक कैंपेन चलाने की सोच रही है। तो दरअसल ये कैंपेन का एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि लोगों से सोनार बांग्ला के कॉन्सेप्ट को, कि बंगाल को वो कैसा बनाना चाहते हैं, उससे जुड़ने के लिए लोगों के सजेशंस के साथ लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश है ये कैंपेन बेसिकली। अच्छा केशवानंद, बीजेपी तो जोर शोर से ममता बनर्जी को टक्कर दे रही है, मुझे बताइए आप क्या देख रहे हैं, टीएमसी क्या कर रही है आज? ममता बनर्जी की टीएमसी ऑलरेडी मजबूती से बीजेपी के सामने खड़ी है और क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है तो वो लगातार उनके चुनाव प्रचार भी एग्रेसिव तरीके से है।
और निजेर मेक ईसाई, जय चाई, जय बांग्ला, बंगाली अस्मिता, ये सब जैसे मुद्दे तो टीएमसी की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। और बीजेपी के इस बड़े स्लोगन से या सोनार बांग्ला कैंपेन से सीधे टीएमसी को चुनौती मिलेगी ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लगातार बीजेपी जो ऑन ग्राउंड लोगों से कांटेक्ट करना चाह रही है, डोर टू डोर कैंपेन की बात कर रही है, रथ यात्रा, कई केंद्रीय मंत्री लगातार प्रचार में है। तो इससे कहीं न कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी को भी ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही है और घरों तक लोगों के पहुंच रही है, इससे चुनौती कहीं न कहीं मिल रही है। किंतु इससे इसका वोट प्रेफरेंस में कितना तब्दील होगा और ममता बनर्जी का जो अपना जो करिश्मा है, उनकी रैलियों में जो भीड़ हो रही है और जिस तरह से वो लोगों से जुड़ के प्रचार कर रही हैं, उससे घाटा फायदा कितना होगा ये तो वक्त बताएगा या चुनाव के परिणाम में ही पता चलेगा। किंतु बीजेपी टक्कर दे रही है, ममता बनर्जी उस टक्कर को से या उनकी पार्टी लगातार उस पे अपनी बात कर रहे हैं और कई सारे उनके चुनावी कैंपेन भी लॉन्च हुए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, किंतु डायरेक्ट चुनौती देने की बात तो अभी फिलहाल नहीं कही जाती। जैसे कि ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर से जैसे ही आज बीजेपी का सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च हुआ, उनका एक अपना पलटवार भी आ गया। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला की बीजेपी बात कर रही है तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को सोनार बांग्ला क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश सोनार उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बनाया, सोनार मध्य प्रदेश क्यों नहीं बनाया जहाँ बीजेपी की इतने दिनों से सरकार है, गुजरात को सोनार गुजरात क्यों नहीं बनाया। तो बेसिकली ये एक तरह से, और दूसरा जो जय बांग्ला जो नारा है उसको कहा जा रहा है कि टीएमसी ने ये बांग्लादेश का नारा अडॉप्ट किया है। तो अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल किया बीजेपी से कि अगर जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है तो सोनार कैंपेन कहाँ से है, वो भी तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, आप इसको ऐसा कैसे कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। अब एक सवाल आपसे, अगर कोई शादीशुदा महिला पति की मौत के बाद अपने हिस्से की जमीन मायके वालों के नाम कर दे तो आप क्या कहेंगे? क्या उसे ऐसा करने का हक है? कोर्ट ने कहा है कि हाँ वो ऐसा कर सकती हैं। गुड़गांव की बाजितपुर तहसील है, वहाँ गढ़ी गांव है, वहीं से एक ऐसा मामला आया था। कोर्ट ने कहा है कि महिला मायके पक्ष को भी अपनी संपत्ति दे सकती है। तो जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। क्या था ये पूरा मामला और कोर्ट इस फैसले तक कैसे पहुंची, ये मैंने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए ये मामला जो है ये एक गुड़गांव के पास एक गांव के लैंड को लेकर शुरू हुआ था, जिसके दो जो प्रॉपर्टी थी, जो एग्रीकल्चरल लैंड था, खेती की जमीन थी, वो दो भाइयों की थी, जिनमें से एक भाई की मौत 1953 में हो गई और उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी जो है, उनकी विडो जो है, उनके पास ये लैंड का हिस्सा चला गया। तो बेसिकली दो भाइयों के बीच में आधा आधा हिस्सा था जो एक भाई की मौत के बाद उनकी पत्नी के पास चला गया। अब उनकी पत्नी ने क्या किया कि अपने फैमिली सेटलमेंट में ये कहा कि मेरा हिस्सा जो है वो मेरे भाई के बच्चों के पास जाएगा मेरी मौत के बाद। उसको उनके जो देवर हैं, देवर के बच्चों ने चैलेंज किया कोर्ट में कि जब जब प्रॉपर्टी उनके पास गई है वो किसी दूसरे परिवार के पास वो कैसे दे सकती है, बाहर नहीं दे सकती, किसी बाहर वाले को नहीं दे सकती। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लेडी ने डिसीजन लिया है कि मेरे नाम पर जो संपत्ति है वो मेरी मौत के बाद मेरे भाई के बच्चों के पास जाएगी, वो बिल्कुल सही फैसला किया है। क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि किसी औरत की, जो हिंदू औरत की प्रॉपर्टी है, जो उसकी मौत के बाद या तो उसके पति के पास जाती है या उसके बच्चों के पास जाती है। अगर बच्चे ना हो तो पति के एयर जो है, मतलब पति के इनहेरिटर्स जो है, यानी कि पति के फैमिली वालों के पास जाती है। अगर वो ना हो तो उस औरत के माँ बाप के पास या उस औरत के पिता के एयर्स के पास जाती है। यानी कि अगर आपके पति नहीं है या पति के या पिता भी नहीं है तो पिता के जो इनहेरिटर्स हैं, यानी कि आपके भाई बहन, उनके पास वो प्रॉपर्टी जा सकती है। और इसी बना पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब क्योंकि इन महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी, जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीनी हिस्सा था,
वो उस लेडी के नाम पर ही पूरा था, तो वो अपना हिस्सा जो है अपने भाई के बच्चों के नाम कर सकती हैं। और यही कोर्ट ने कहा है कि किसी लेडी की प्रॉपर्टी के लिए उनके भाई बहनों के बच्चे जो हैं वो बाहर के लोग नहीं है, वो उसी के घर के परिवार के लोग हैं। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट नहीं ली जा सकती कि परिवार के बाहर प्रॉपर्टी को दे दिया गया है। अब याद कीजिए कि कोरोना की वजह से जब देश भर में लॉकडाउन लगा था तो पर्यावरण कितना साफ हो गया था। नदी तालाब बड़े स्वच्छ सुंदर हो गए थे, हवा एकदम साफ हो गई थी। पर अब लॉकडाउन हट गया है, कहानी फिर वही शुरू हो गई है। तो एयर पॉल्यूशन को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने एक लिस्ट तैयार की। इसमें 1 अक्टूबर 2020 से और 31 जनवरी 2021 तक के डेटा को आधार बनाया है, एनालिसिस किया है इस पर। देश के कुल 115 शहर थे इस लिस्ट में। प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में गाजियाबाद सबसे ऊपर है, फिर बुलंदशहर है, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली है, फिर कानपुर है। तो क्या है इस रिपोर्ट में और इसके अलावा ये रिपोर्ट कितनी चिंताजनक है, मैंने बात की सीएससी के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी से। ये जो रिपोर्ट हमने निकाली है इसमें हमने 115 शहरों का प्रदूषण नापा है और इसमें ये काफी चिंताजनक रिपोर्ट है क्योंकि इन 115 शहरों में 90 के आसपास शहर ये हमारा स्टैंडर्ड है गुड एयर का वो मीट नहीं करते। जो नॉर्थ इंडिया के शहर हैं, स्पेशली दिल्ली के आसपास के इलाके और उत्तर प्रदेश के इलाके, इनका जो प्रदूषण का स्तर है वो स्टैंडर्ड से 5 गुना 4 गुना ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। और ये किसी से बड़े शहर की बात नहीं है, छोटे शहरों में भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है। आप बुलंदशहर ले लें उत्तर प्रदेश में, उसका प्रदूषण आपकी दिल्ली के प्रदूषण से ज्यादा है। आप बाकी जगहों का भी देख लें, आप ग्वालियर देख लें, आप फतेहाबाद देख लें हरियाणा में, सबकी जगह प्रदूषण काफी ज्यादा है और इससे जो बीमारियां हो रही हैं, जो सांस की दिक्कतें होती हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और इसके लिए ये बहुत ही चिंता की बात है। हमें सिर्फ बड़े शहरों में प्रदूषण की रोकथाम नहीं करनी है, हमें छोटे शहरों में भी करने की जरूरत आ चुकी है। अविकल, ये जो रिपोर्ट है आपकी, दक्षिण भारतीय शहरों की तुलना में नॉर्थ के शहरों में प्रदूषण ज्यादा दिखा रही है, 3 गुना ज्यादा है। वजह क्या है? इसके काफी सारे रीजंस हैं। पहला तो आपका क्लाइमेटोलॉजी और मौसम का मिजाज है। जो उत्तर भारत है वो एक लैंडलॉक इलाका है, मतलब यहाँ पे कोई समुद्री तट नहीं है और इसके वजह से जो हवा सर्दियों में होती है यहाँ पे फंस जाती है और यहाँ पे सर्दी भी ज्यादा तीव्रता से पड़ती है। हमारे यहाँ कोहरा पड़ता है और हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से प्रदूषण जम जाता है, इसकी वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा हो जाता है, जो साउथ इंडिया में नहीं है। साउथ इंडिया के शहर तट के किनारे हैं और वहां पे सर्दियों में तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरता, इसके वजह से प्रदूषण नॉर्थ इंडिया जितना नहीं बढ़ता है। तो ये तो सबसे पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह भी है कि जो नॉर्थ इंडिया के शहर हैं वहां पे आपका जो इंडस्ट्रीज हैं और जो आपकी व्हीकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियां वगैरह हैं, वो साउथ इंडिया के शहरों से काफी ज्यादा है और इसकी वजह से ज्यादा प्रदूषण होता है। नॉर्थ इंडिया में एक और प्रॉब्लम आपकी ब्रिक किल्न्स की है, ईंटे की भट्टियां जो शहर के आसपास होती हैं, इससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और वो भी प्रदूषण को ऐड करता है। अच्छा, वायु प्रदूषण से कैसे बचें? आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, क्या सलाह देंगे आप? वायु प्रदूषण से बचना तो बड़ा मुश्किल काम है। हवा तो हर जगह एक ही समान होती है, आप बाहर जाएंगे तो हवा तो आपको वही मिलेगी, अगर प्रदूषित है तो प्रदूषित है। ये जल प्रदूषण की तरह नहीं है कि आप बोतल का पानी खरीद के पी लें तो आप बच जाएंगे। वायु प्रदूषण से बचने का एक ही रास्ता है कि वायु प्रदूषण को कम किया जाए। और वायु प्रदूषण काफी फ्लक्चुएट करता है साल भर में। ये जाड़े का मौसम सबसे खराब होता है। अगर आपको लगता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, आपको न्यूज में पता चला, आपके फोन पे अपडेट आया कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए ज्यादा और खुले में जाके आपको कोई एक्सरसाइज या कसरत नहीं करनी चाहिए। बच्चे हैं तो उनको बाहर खेलने ना जाने दें, घर में बैठे एक्सरसाइज कम करें, जिससे आप
आपको ज्यादा सांस लेने की जरूरत ना पड़े। तो यही बचाव कर सकते हैं। आप साफ सुथरा, आप अच्छा खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं, इससे आपका मदद होगा। लेकिन हमें जरूरत है कि हम हवा के प्रदूषण को कम करें, हटाएं, क्योंकि इससे भागा नहीं जा सकता और इसका कोई इलाज नहीं है। बॉटल वाटर और बॉटल हवा तो हमें मिलती नहीं है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो आज के दिन भर में बस इतना ही, लेकिन पॉडकास्ट का सिलसिला चलता रहेगा। आप कुछ कहना बताना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। आज का पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। कल सुबह फिर आऊंगा, आपको जगाऊंगा मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। रियलिटी टीवी का भी जो पूरा का पूरा वांग्मय है, आप उसको देखें कि वो एक किसी घटना को या एक किसी दृश्य को या किसी एक तरह की प्रैक्टिस को ही बार बार दिखाते हैं। तो एक सेट है और वही लोग हैं, जबकि रियलिटी में कभी एक सेट नहीं होता है। रियलिटी में आप हमेशा दृश्यांतर देखते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, जयशंकर जी की तरह। तो उसमें दृश्य बदलते रहते हैं। कुछ देर पहले मैनेजर पांडे की चर्चा हुई, जर्नैल, मैनेजर, इस तरह के भी नाम होते थे, पदों पर उनके नाम रखे जाते, कप्तान सिंह। और आप सोचोगे नहीं, पर बहुत बड़े वीर हुए मध्य प्रदेश के, मेजर शैतान सिंह, है ना, ऑफिशियल नाम उनका शैतान सिंह था। बहुत अच्छा रिदमिक सा मुझे याद आता है। हमारे बगल के गांव में थे 4 भाई, आत्मा सिंह, परमात्मा सिंह, गांधी सिंह, महात्मा सिंह। तो वो आत्मा, परमात्मा, गांधी, महात्मा, 4 भाइयों के नाम इतने सबके जबान पे आ जाते थे। मारवाड़ी, गुजराती इतने अच्छे व्यापारी कैसे निकलते हैं? तो खून में व्यापार होने का जो भावनात्मक जुमला है, उसके पीछे का साइंस और सोशियोलॉजी क्या है, इस पर बात करेंगे। वाह, परिवारवाद उसका। हाँ। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 तार, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक .in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।